आज दरअसल हम बातचीत करेंगे प्रभु चावला जी से। प्रभु चावला जी जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और देश के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उपलब्धि वाले पत्रकार संपादकों में उनकी गणना होती है। कारण बहुत सिंपल है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से कड़ा सबक दिया, लेकिन अचानक सीजफायर करने के बाद कई गहरे सवाल खड़े हुए और जो एकता सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिखाई पड़ रही थी पहलगाम हमले से लेकर सीजफायर तक, अब ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर गहरे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को गहरे जख्म देने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी का पोस्टर निकाला जा रहा है जिसमें उनका आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर से जोड़ के देखा जा रहा है। उनका गुनाह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर कि हमने पाकिस्तान की सेना को जानकारी दी थी, जब उन्होंने सवाल पूछा तो अब राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त, देशद्रोही और न जाने किन किन उपाधियों से विभूषित करने की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो एकता हम तब देख रहे थे वो एकता क्यों टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था, जब कांग्रेस से नाम मांगे गए तो जो नाम उन्होंने दिए उसको ऑनर करने की जगह उस पर राजनीति क्यों हो रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रभु चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक तो सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर है जो टॉपिकल भी है और जो इस वक्त चर्चा में है कि राहुल गांधी पर इतने तीखे हमले करने की कोशिश क्यों हो रही। जब उन्होंने छोटा सा सवाल पूछा, अगर आप पब्लिकली जवाब नहीं देना चाहते तो प्राइवेटली उनको फोन करके आप बता सकते हैं भाई ये चीजें थी जिसकी वजह से मैंने ये बात कही थी, मामला खत्म हो जाता। लेकिन बजाय उसके उनको पाकिस्तान परस्त, उनको जनरल मुनीर से जोड़ने की कोशिश क्यों? ये बड़ा अजीब सा है कि राहुल गांधी हमेशा न्यूज में रहते हैं। मतलब कंपटीशन हो रहा है कि हेडलाइन राहुल गांधी की होंगी या मोदी जी की होंगी, तो दोनों तरह से कंपटीशन यही चल रहा है कि ऐसी बात ही करनी चाहिए जिससे दोनों के दोनों हेडलाइन में बने रहें। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का जो भी आज ट्वीट किया है सोशल मीडिया के उनके इंचार्ज ने, उसे लगता है कि पर्सनल अटैक करना सब लोगों की आदत पड़ गई है कि अगर आप कुछ कहते हैं, अगर पसंद नहीं है प्रभु चावला की बात कही तो मेरी आप हिस्ट्री निकालेंगे, मेरे बाप बाप की हिस्ट्री निकालेंगे, मेरे पिताजी की क्या खानदान की 8वां पौड़े की निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हो रहा है ये बड़ी खतरनाक राजनीति देश के अंदर चल रही है। जो व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं और सिंदूर जैसे ऑपरेशन के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सेना ने पहली बार इतना बड़ा आक्रमण किया और जिसके ऊपर उनके 100% टारगेट है सही जगह पर लगे। और सवाल ये कि ऑपोजिशन का काम होता है सवाल पूछना, पर किस तरीके से सवाल पूछना ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। राहुल गांधी की खूबी ये है कि कंसिस्टेंसी उनकी एक बड़ी एक जेन्युइन खूबी है, वर्च्यू है, जो किसी और पॉलिटिशियन में नहीं है। जो कहते हैं अगर वो सच भी कहा या झूठ भी कहा उसी पर अड़े रहते हैं और कहने का तरीका भी उनका बड़ा सर्बिक है। ऐसे मारते हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर मारना नहीं चाहिए, तो खुले दम से बात करते हैं। और सिंदूर के अंदर कुछ दिनों के लिए मेरे को लगता है अपने कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, हर तरफ से होती हैं, परंतु किसी भी देश के अंदर राजनीति नहीं की जाती इसके ऊपर। बीजेपी भी कर, तो इस बार मेरे को लगता था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहली बार यूनिटी जो दिखाई दी थी उसको क्वेश्चन करने का शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। अब क्यों हुई, उससे क्या कारण रहे हैं कि अगर जयशंकर ने कुछ बात कही है, ऊपर सवाल पूछना जरूरी है, हो सकता है, परंतु सवाल उसको पूछ करके कि आप उसको ये पेंट करने की कोशिश करें कि उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, जब तक कि आपके पास एविडेंस नहीं हो। क्योंकि अभी तक वो जो वीडियो आई है कौन सी डेट की है, कौन से टाइम की है, किसी को पता नहीं है। तो राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण जो हुआ है, जिस तरह का आक्रमण किया जाता है क्वालिटी बहुत घटिया है, उस तरह का आक्रमण नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है शुरुआत है किसने की है, क्योंकि आप बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करें कि आपके ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंकेंगे, उनके ऊपर वो पत्थर ही फेंकेंगे, वो पूरी चट्टान आपके ऊपर फेंकेंगे उसके बाद। तो ये टिट फॉर टैट की राजनीति आप बीजेपी से, वो बीजेपी नहीं है अटल जी की या आडवाणी जी की जिसके अंदर वार बड़े प्यार से हुआ करता था। अब आपके ऊपर वार जो है एटम बम की तरह किया जाता है और कोई पीछा छोड़ा नहीं जाता है। मेरे को लगता है राजनीति के हिसाब से जो भी हो रहा है, राहुल गांधी की गलती ये है कि उनको सवाल थोड़ा देर से उठाने, क्योंकि कई चीजें इसके अंदर वीकनेसेस बहुत सारी हैं, मैं भी जानता हूँ, परंतु अल्टीमेटली भारत ने जो किया है उसका डिनायल पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं आया कि उनके 11 ठिकाने मार दिए गए, कितने लोग मरे या नहीं मरे। आप ये सवाल उठाना शुरू कर दें और पाकिस्तान के टीवी चैनल कोशिश करना शुरू कर दें कि आपके कितने लोग मरे, ये अपने आप में एक डिमोरलाइजेशन भी होता है। तो मेरे को लगता है जो आपकी बात है ये सच है पार्शली,
कि राहुल गांधी के ऊपर जो अटैक किया है वो बिलो द बेल्ट भी है, परंतु उनको मौका देना नहीं चाहिए। इस वक्त आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, आप अपने आप को या आपकी पार्टी होने वाला प्रधानमंत्री मानती है कि आप 55 साल की उम्र हो गई है, आप थोड़े सालों के अंदर मोदी जी 75 के हो जाएंगे, उसके बाद उनकी पार्टी में कौन बनेगा या वो खुद बनेंगे, इसका फैसला बाद में होगा। परंतु राहुल गांधी को अभी थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए। वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, उस अग्रेशन के अंदर उनका इंटरप्रिटेशन ये हो जाता है कि देश में जब लड़ाई की बात आती है तो वो अलग से टोन लेके खड़ी जाती हैं। ये इंप्रेशन जो परसेप्शन बनता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस तरह से उनके आसपास के लोग हैं उसका भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे परसेप्शन बन जाता है। जो परसेप्शन बड़े दिनों से हटा था कि राहुल गांधी कंसिस्टेंट चल रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इश्यू को उठा करके चल रहे हैं, उससे जैसे रफेल पे उन्होंने किया था या चौकीदार चोर है, वो सारे काउंटर प्रोडक्टिव हुए। तो इस बार भी जितने उन्होंने जीती थी, लोगों ने तारीफ की थी कांग्रेस पार्टी की, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शशि थरूर जैसे व्यक्ति का अपोज करना तो नहीं लगता कि अच्छा नहीं लगता। हालांकि ममता जी ने भी अपोज किया, परंतु आज वो मान गई कि हमें भी, उन्होंने अपने भतीजे को भेजा वहां पर जा करके। तो कभी भी लड़ाई हो किसी दुश्मन के साथ, उसके अंदर किसी भी पार्टी को नेगेटिव, जैसे उसी दिन है उन्होंने देखो कितनी बड़ी बात कहती और सारे उनको जितना क्रिटिसाइज करते थे, इवन आरएसएस के लोग, उनके भी मुंह बंद करा दिए उन्होंने। उनके खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए नहीं आरएसएस के लोगों के पास, जो उनको बस धड़ाधड़ अटैक करते लगातार। जिस तरह से उन्होंने ओवैसी ने स्टैंड ली, उस तरह की स्टैंड राहुल गांधी भी ले सकते थे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज यहाँ पे सर ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था, जिस वीडियो में बताने की कोशिश की गई कि देखिए मनमोहन सिंह के जमाने में तो ये हुआ तो कुछ नहीं कर पाए थे और मोदी जी के जमाने में वो ये कर लिया। मतलब ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त चल रहा था, पूरा विपक्ष उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, उस वक्त क्या इस तरीके का वीडियो लाना जरूरी था? नहीं, कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस की तरफ से भी काफी बिगनी हुई ना कि मनमोहन सिंह को ध्यान के क्या हुआ क्या था कि ट्रंप जो है, जो किस्म मेरे को पहली बार प्रेसिडेंट मिले हैं, जो जोकर की तरह बात करते हैं, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, उनका पता भी नहीं होता कि अब क्या कहेंगे, 1 घंटे बाद क्या कहेंगे। परंतु ये तो सच है कि उन्होंने अनाउंस किया, वो 1 घंटा पहले अनाउंस कर दिया। इसमें उनकी नॉलेज में था जो भी होने वाला है। उनको नहीं बोलना चाहिए कि डिप्लोमेसी उनको आती नहीं है लगता है। अगर बातचीत हो भी रही है सब लोगों के बीच में, अगर वहां पर इंटरप्रेटेंसी हो रही है तो ट्रंप को अनाउंस नहीं करना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी ने उसका उपयोग किया कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह थे या इंदिरा गांधी की दिलाने शुरू की। इंदिरा गांधी जी ने कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बात की और किस तरह से इंडिया के बारे में खड़े रहे और छोड़ करके आ गई मीटिंग को। तो कांग्रेस पार्टी ने दिखाना चाहा कि मोदी से वो ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर राहुल के साथ फिट करके देखें कि राहुल की जो मेंटेलिटी है कि एग्रेशन की, पार्टी ने उसको पहले से शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। जो बीजेपी के लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, वो मोदी को बहुत बड़ा अपना बना रहे हैं। आगे एक वीडियो उन्होंने वो भी चला दिया कि मोदी जी ने कैसे करारा जवाब दिया अटल जी को जब 2002 हुआ था। तो इस तरह की भाषा वहां पर चलती रहती है। वहां भक्तों में कंट्रोल नहीं है, वो अपने वो जो भी मर्जी में किसी में आता करते रहते हैं। पर आपकी बात ये ठीक है कि कांग्रेस को मनमोहन सिंह कैसे थे, किस तरह से बोलते थे, क्या स्ट्राइक बल तंत्रिका था, वो कैसे जब स्ट्राइक हुआ तो बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, ये सब दिखाने की जरूरत क्या थी? आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया था, बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया था उस वक्त। अडवाणी जी ने पार्लियामेंट के अंदर सेशन हुआ कर उनका भाषण सुना जाए, उस तरह का भाषण क्या अभी राहुल गांधी देंगे कि नहीं देंगे? तो आप उसी बात पर आ रहे हैं कि राजनीति का जो एक बहाना ढूंढना, दोनों पार्टियां बहाना ढूंढती हैं कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कैसे किया जाए। राहुल गांधी अभी कहीं 100 सीटों के साथ खड़े हुए हैं, 3 सीट्स में उनकी सरकार है। तो मेरे को बीजेपी को लगता है बीजेपी ओवर रिएक्ट उनके ऊपर करती है। अगर आज राहुल गांधी रेलेवेंट हैं और ज्यादातर उनके सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे उनके कहें, उसके कारण बीजेपी है। बीजेपी उनको क्यों पॉलिटिकली जिंदा रखना चाहती है, क्यों उनको प्रोमिनेंट देना चाहती है, बीजेपी जानती है। पर बीजेपी जिस तरह से उनके ऊपर अटैक कर रही है, राहुल गांधी को आज नंबर 2 या नंबर 3 का दर्जा पॉपुलैरिटी में मिल रहा है। उसके लिए बीजेपी का कंट्रीब्यूशन उतना है उनको बनाने में, विजिबिलिटी में, और अपने आप को बदनाम करने में भी कांग्रेस पार्टी का ऐसा रोल बहुत कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी बट सर एक दो चीजें हैं, मैं चाहूंगा क्योंकि आपका जो अनुभव उसके हिसाब से अगर आप उसका जवाब दे तो अच्छा रहेगा। एक, अगर भारत अचानक जब डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर और ये एक डिसाइसिव फेज में था, अचानक जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान हुआ और सरकारी कहती है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमारे पास फोन आया, हमारे डीजीएमओ ने बातचीत की और हमने सीज फायर कर दिया।
क्या ये तर्क लोगों के गले उतरता है या उतर रहा है? दूसरा, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने मीडिएशन की बात की, एक बार नहीं, कम से कम 5 बार उन्होंने इस बात को कहा, दोहराया, यहां तक कि मिडिल ईस्ट की यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा। उस वक्त क्या भारत को स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से बिल्कुल एक सीनियर लीडर, चाहे रक्षा मंत्री होते या फिर विदेश मंत्री होते, वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, इसमें कहीं किसी तरीके का कोई मध्यस्थता नहीं, बजाय इसके चुप्पी साध लेना और बाद में कुछ बातें कहना? क्या आपको नहीं लगता कि जो स्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं थी, चाहे वो सीजफायर के मसले पर हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के सवाल पे हो? नहीं, मैंने पहले भी कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उसके 1 घंटे के बाद सीजफायर जहां पर हुआ, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बैकडॉग चैनल्स में बात हो रही होगी, चाइना से भी बात हो रही होगी, चाइना के बिना पाकिस्तान मानेगा नहीं, ये भी स्पष्ट है कि चाइनीज सारे के सारे, कि चाइना जितना डोमिनेट कर रहा है वहां पर, हर चीज मेरे को लगता है चाइना पाकिस्तान के ऊपर, ये चाइना इंडायरेक्टली से अपना शेडो वॉर चल रही थी, उनकी बैकडोर से नीचे वॉर चल रहा था। ये कहे कि पाकिस्तान के अपने मुद्दे पर लड़ा था, ये बात बिल्कुल सच मैं नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। परंतु डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद अब तक किसकी तरफ से शुरू हुई, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो सकती, कि हम और आपके पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज है नहीं कि जो लोग डील कर रहे थे, ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे पास जरूर है कि डोनाल्ड ने पहले अनाउंस किया, उसके बाद सीजफायर हुई। हिंदुस्तान चाहता 2 घंटे बाद भी कर सकता था, 3 घंटे बाद भी कर सकता था, और उसके बाद जयशंकर की इस तरह से वीडियो आई है, उससे कई सवाल तो खड़े हुए हैं। पर सवाल ये कि किसी बात इन्फॉर्मेशन हम स्पेकुलेट करते जाए, ये तो कह सकते हैं कि अगर आप थे एडवांस जगह पर और वहां पर आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव, बीच में बीजेपी का या सरकार का स्टैंड क्या है कि हमने उनके सारे ठिकाने नष्ट कर दिए। उसका वीडियो भी आई कहूँगा, वहाँ पर जो मदर साहब हैं अपने, जो वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे सारे परिवार को मार दिया, उनके वहाँ पर जो उनको दफना रहे थे, उसके बाद उनको दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट बना करके चले थे उसके ऊपर सक्सेस 100% हुई है। इसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन अभी तक नहीं उठाया, पाकिस्तान ने भी नहीं उठाया। तो ये तो सच है कि जो हम ठिकाना मारना चाहते थे उसके अंदर सक्सेस हुए हैं। एक सक्सेस के ऊपर अब सीजफायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना चाहिए था पीओके पर कब्जा कर सकते थे। अब बीजेपी कहने कि आपने बांग्लादेश जब बनाया था तो उस वक्त आपने वो पीओके पहले क्यों नहीं ले लिया, आपने उसके अंदर पूरा रास्ता क्यों नहीं बना लिया, तो क्यों नहीं बनाया, क्या किया, क्यों नहीं, ये तो एकेडमिक क्वेश्चन है। उसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन मिसेस गांधी क्या थी, जब शिमला एग्रीमेंट आपने किया था उसके अंदर आपने क्यों सरेंडर कर दी कई चीजें। 1948 का नेहरू जी को चले गए वहां पर जय के, जब वहां कब्जा हो सकता था हमारा। तो ये सवाल, इससे हिस्ट्री जो है, आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, आपने ज्यादा पढ़ा गया है, तो हर जगह कहीं ना कहीं वॉर में कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक लोगों की तरफ से हो जाती है। आप ये कहते हैं कि मिस्टेक होती है, वहां के नेता उसको कहते हैं ये स्ट्रेटेजी हमारी थी कि हमने डी एस्केलेट करना है। तो इस वक्त जब उनके ठिकाने आपने मार दिए, आपने कहीं 100 से ज्यादा आतंकवादी हमने मार लिए, तो आपका उद्देश्य केवल आतंकवादी अड्डों को समाप्त करना था, उसके अंदर आपको सहायता मिल गई, तो उसके बाद आपने रोक लिया। किसके कहने से रोका, क्यों रोका? सवाल ये है कि अगर नहीं रोकते तो क्या करते, पूरा फुल फ्लेज करते? इसका आंसर तो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और बीजेपी बोलने के लिए तैयार नहीं है इसके बारे में। बीजेपी को यह जरूर आंसर देने का कभी न कभी इतिहास उनसे पूछेगा कि इंटरवेंशन हुआ कि नहीं हुआ थर्ड पार्टी। वो कहते हैं हमारे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हुआ, इंटरनेशनलाइज हमने नहीं किया, हम अपने 33 से कितने एमपी जो हैं भेजे जा रहे हैं, 70 देशों के अंदर जा रहे हैं। परंतु आपकी बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं पीछे से कार्रवाई हुई। उसके पीछे ये भी हो सकता है इन्होंने उनके एटॉमिक जो एसेट्स थे उनको खत्म करने की कोशिश की, या उन्होंने एटॉमिक एक धमकी दी, जैसे मोदी जी ने कहा कि एटॉमिक ब्लैकमेल से हम नहीं डरेंगे, बिल्कुल आगे से बातचीत होगी, केवल टेरर पर होगी। अब हिस्सा ये है कि आप बातचीत करने जा रहे हैं, अब ये सवाल ये भी उठेगा कि अब बैठ कर किससे बात करें, क्या बात करें। इशू जो है हमारा वो तो टू नेशन थ्योरी का है ना। टू नेशन थ्योरी के अंदर जब आप खड़े हो गए, जो आपके सामने जो एक कंट्री टर्की है और दूसरा आपके साथ जो अजरबैजान है वो खड़े होकर जाके हो गए, तो मुस्लिम कंट्री बेसिकली खड़े हो गए, बाकी तो कोई नहीं खड़ा हुआ उनके साथ। तो सवाल आपके पूछे कि क्यों रोक सीज फायर किया। पब्लिक जो है, जो हॉकिश जिनको बोलते हैं, जो खत्म करो एक बार, जैसे बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहते हैं एकदम पीओके खत्म कर देना चाहिए, परंतु क्या हम इस कैपेसिटी में हैं कि नहीं है, और करेंगे तो क्या हम उसको रोक कर सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं आएंगे। इसकी स्ट्रेटेजी तो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं या उनके करने वाले जानते हैं। परंतु मेरे को ये बात है, अगर उनकी बात मान लिया जाए कि उन्होंने उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए और फुल फ्लेज वर्क करने के मूड में ये लोग नहीं थे, स्ट्रेटेजी नहीं थी, तब तो ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी इससे ज्यादा थी और आपको बीच में रोक लिया गया, तब इसका जवाब हिस्ट्री जरूर मांगे, फ्यूचर इनसे जरूर मांगेगा।
ये तो फ्यूचर टाइम बताएगा, जब बताएगा कि क्या बात थी जिसकी वजह से इनको रोका पड़ा। मेरे को लगता है जो उनका कहना है, अभी मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा कि जो चीज वो चाहते थे उन्होंने वो अचीव कर ली, इसलिए रुक गए। और पाकिस्तान क्या करना चाहता था उसकी वजह से रोक लिया, तो अमेरिका ने रोका होगा कि वहां पर आप एटॉमिक करने जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं एटॉमिक एनर्जी है ही नहीं उनके पास, हमने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए उनके जो भी करना था। तो आपका ये सवाल जनता बिल्कुल ठीक उठा रही है कि आपने क्यों रोका। उसका जवाब, कन्विंसिंग जवाब अभी तक नहीं आ रहा, ये बात सच है। परंतु ठिकाने समाप्त हो गए, ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल हो गया। ये सवाल उठाने के बाद आपने देखा होगा कि मोदी जी और उनकी पार्टी ज्यादा एग्रेशन पे आ गई है, उसको इश्यू बना रही है। हर पोस्टर लगने लग गए, हर सरकारी ठिकानों में लगने लग गए, रेलवे की टिकटों पे फोटो लगने लग गई। तो राजनीतिकरण शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, उसका फायदा अब मोदी जी उठा रहे हैं, उनकी पार्टी उठा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल हुआ है कि हमने उनके ठिकाने समाप्त कर दिए। तो राजनीतिकरण हो गया, इसका इंटरनेशनलाइजेशन भी हो गया, ये तो बात सच है। परंतु अभी राउंड 1 के अंदर पॉलिटिकल परसेप्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी की बीटिंग जरूर हुई है इस मामले में। उनको चुप रहना चाहिए था। कांग्रेस का जैसे समर्थन पहले मिल रहा था सरकार को इस इश्यू के अंदर, उनको घेर सकते थे कभी किसी और के मौके पर। तो आज का जवाब हम आज ही दे देंगे, इनका जवाब पत्थर से मिलने वाला है बीजेपी से, ये मान के चलना चाहिए। और आजकल की जिस तरह का मीडिया है, जिस तरह की बाकी चीजें हैं, उसके अंदर आप उस वॉर में बीजेपी कांग्रेस को हमेशा पटका के रहेगी। बट सर, इसमें एक सवाल इस बात को लेकर, पहली बार मैंने इस बात को देखा कि कंसेंसस के बाद ये जो दूसरा ऐसा वाकया था जब सीजफायर किया, तो लोगों में और खासतौर दक्षिणपंथी लोगों में जो भाजपा के समर्थक थे उनके अंदर बड़ी नाराजगी मैंने देखी। और सोशल मीडिया पे इस तरीके की तलखी लोगों के अंदर थी, वो नहीं जो लेफ्ट लिबरल वाले थे जिनको भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती है, वो जो भाजपा के समर्थक थे, वो जो हिंदुत्ववादी थे, वो जो दक्षिणपंथी थे, उनके अंदर नाराजगी थी। वो इतनी नाराजगी को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, वो मैंने देखा सोशल मीडिया, पहले एक दिन 24 घंटे तो बहुत लोग थे जो पहले इस तरह के अलग अलग की बातें करते, काफी अटैक किया। उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो इनके इंटेलेक्चुअल समर्थक हैं साउथ के, उन्होंने भी क्वेश्चन सवाल पूछने शुरू किए। पर उसी को देख करके लगता है कांग्रेस ने मिसकैलकुलेट किया कि जब राइट विंग के लोग जो हैं, जब उनके राष्ट्रवादी लोग हैं, वो अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें भी इसका फायदा उठा करके चढ़ जाना चाहिए। जब इन्होंने चढ़ाई शुरू की वो चुप हो गए। तो ये पॉलिटिकल आपका बाद सेंटिमेंटल इशू बन गया था। ये सेंटर, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि संघ के लोग या बाकी जो अतीम राष्ट्रवादी हैं या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान समाप्त हो जाना चाहिए, जमीन से उठ जाना चाहिए, कहीं उसका नाम ही निशान नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के लोगों को दुख लग रहा था कि जब आप कह रहे हैं कि हमने मार दिया तो और मारो, जो बचे हुए लोग आपने पूरा मार दिया, जब छोड़ दिया कुछ लोगों को, तो आपको लगना चाहिए था कि पूरा मार दिया। इस तरह के हर पार्टी के अंदर लोग होते हैं। तो जो कुछ लोग, एक एलिमेंट ऐसा था जिनको लगा कि हमने अधूरा काम कर दिया, मौका मिलता है हम उसको खत्म नहीं करते। जैसे मिसेस गांधी की फोटो क्यों आई थी कि उन्होंने बांग्लादेश ही बना दिया। आप भी ऐसा कुछ कर सकते थे, अफगानिस्तान के अंदर जाकर के, या पाकिस्तान का वहां पर पश्तूनिस्तान बना सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे। परंतु उसका कांग्रेस का फायदा, जैसे ही कांग्रेस ने फायदा उठाया, वो सारे चुप हो गए। उससे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनके खड़ी है, बाकी सारा देश इनके साथ खड़ा हुआ है। ओवैसी के आने के बाद सारा परिवर्तन हुआ है परसेप्शन के अंदर। ओवैसी क्यों बदले, उनकी भाषा क्यों बदली, उन्हें तिरंगा झंडा पहली बार मैंने पगड़ी बांधे हुए देखा अपने साल के अंदर। आपने कभी देखा उनका पहले? मेरे को नहीं लगता मैंने देखा कभी। 30 साल की जब से राजनीति में आए हैं, ओवैसी के पगड़ी जो है तिरंगा अपने सिर पे बांध करके पूरा वीडियो चलाया। ये अपने आप में बीजेपी ने दिखा दिया कि हमने उनको भी कन्वर्ट कर दिया। जब वैसी हालांकि उनको कहते हैं बी टीम है, तो मेरे को आपने जो कहा, ये सवाल उठा है कि लोगों में मन में था कुछ ऐसे लोग कि हमें तो पाकिस्तान को खत्म करना है, हॉकिश लोग जो है, उसका फायदा कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की। उसमें वो शायद मिसकैलकुलेशन हो गया। परंतु ये था कि एक्शन और होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों में था कि कब तक चलेगा, ये चलता रहेगा, ये इतना वॉर हर बार करेंगे आप। मैंने जैसे लिखा है, कॉलम भी लिखा, कितने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं डिफेंस के ऊपर, ये कब तक चलता रहेगा। पर ये सवाल एकेडमिक ये है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नींव ही ऐसी पड़ी है धर्म के नाम पर, उसको इतने आसानी से खत्म करना। देखो इजराइल और किसने चल रहा है अभी तक, वही सवाल यही है। इजराइल और इंडिया में एक फर्क का है, जूस है, मुस्लिम है, चाहे हिंदू मुस्लिम मिल जाता है इश्यू को। जब उसकी बेस ऐसा है दोनों की लड़ाई के पीछे, विच इज रिलीजन, उसको खत्म करना राजनीति से या डिप्लोमेसी से कहीं अभी तक तो हुआ नहीं, ना आगे बढ़ने की कोई चांसेस है।
सर एक छोटा सवाल यहाँ पे कि अब जो भारतीय जनता पार्टी वो अपने आप को इजराइल के मॉडल में अपने आप को ढालना चाहती है, और अगर आप देखिए तो लगातार गाजा पे अटैक कर रही, वो लगातार 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो हम इजराइल के मॉडल में चलने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 3 दिन के अंदर हम सीज फायर कर देते हैं। क्या एक डिस्कनेक्ट है? क्या वो जो जो जिसे कहते हैं कि जो स्टीली रिजॉल्व जिसे कहते हैं, उसकी कहीं कमी दिखाई पड़ती? हम 2 दिन और अगर इस ऑपरेशन को करते तो शायद पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा मैसेज जाता। नहीं, तगड़ा वही सिर्फ सवाल पर क्या जाता है सवाल। इसराइल जो बात है, इसराइल छोटा सा देश है, उस एक जू कम्युनिटी जो पहले परसिक्यूटेड है, जिनको कोई देश हो ऐसी जगह के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास कोई अपना घर ही नहीं है, तो उनकी आइडेंटिटी उसका कंपैरिजन इंडिया के करना। यहाँ तो इंडिया का ये सवाल है कि हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, वहाँ जो जू वर्सेस दूसरी गाजा वाला बना हुआ है, वो अब इसको ज़्यादा जानते हैं। उसका बेसिस, हमारा बेसिस लगभग रिलीजियस बेसिस पे लेके चले या एथनिक बेसिस पे लेके लगभग सेम है, परंतु उनको तो अपने घर की लड़ाई है, वहां पर छोटा सा देश है, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, उसको पूरी सपोर्ट है, कहाँ से आती है इतनी? अगर छोटा सा देश खड़े होकर के, हम तो बहुत 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, जो उनके मुकाबले वो क्या करोड़, 2-3 करोड़ से ज्यादा भी लोग भी नहीं है वहां पर। तो हम इसराइल के मानने में इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, पॉस्चरिंग जो है हमारी, कि हम भी मारेंगे जो हमारे सामने आएगा, जैसे अभी पहली बार किया जाए, लोग कहते हैं कि जैसे इसराइल ने आक्रमण करके उनके ठिकानों को समाप्त किया, ऐसे हमारे भारतीय सेना ने भी प्रिसाइज दिन के साथ अपनी मिसाइल छोड़ी और समाप्त कर दिया। माइंड सेट भी वही लगता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, बदले की भावना से नहीं, बल्कि छोड़ेंगे जी, हमारा नेतृत्व करेंगे। परंतु भारत अभी भी आप मान करके चलेंगे कि एक मल्टीप्लिसिटी है इसके अंदर, इसके अंदर आप देखते हैं कि डाइवर्सिटी है, तो उसके अंदर उस तरह का स्टैंड आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जमीन के ऊपर ही खतरा है कि भारत को समाप्त कर देंगे, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं है। इसराइल को खत्म कर देंगे, वहां पर एक रेवोल्यूशन इस तरह का है, तो वहां पर तो उनकी नस्लों को निकालना, इसराइल तो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। पाकिस्तान का कोई ये नहीं कहता कि हम भारत को लेके रहेंगे, वो यही कहते हैं कि हम कश्मीर को लेके रहेंगे। तो उनके ऊपर वहां तो एक पूरे क्षेत्र की लड़ाई है, उस तरह की नेचर नहीं हो सकती। वहां के लोग अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं, हम अपने कश्मीर को लेने में लगे हुए हैं, दोनों में फर्क है। और हमारे यहाँ मल्टीसिटी है, अथॉरिटी है, 20 करोड़ मुस्लिम हमारे साथ रहते हैं, हमारे भाई हैं, उनको हम साथ लेकर चल सकते हैं, उनके बिना कैसे चल सकते हैं? परंतु पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री वहाँ की कंपनियां चलाती हैं, मिलिट्री वहाँ की कंपनियां बनाती हैं, उनकी मार्केट भी वही चलाती है, तो वहाँ पर जनरल चलाते हैं राजनीति को। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडरशिप है और बाकी पार्टियां भी हैं, तो हम कभी इसराइल भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ पर तो इसराइल का एग्जिस्टेंस एज ए नेशन खतरे में है जी। हमारा एग्जिस्टेंस है भारतवर्ष खतरे में नहीं था, ना रहेगा, ना कोई कर पाएगा, इसलिए दोनों में फर्क है। विदेश मंत्री जयशंकर की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले अखबारों के अंदर ये आया कि भाई वो तो हिंदुस्तान के तीसरे सबसे पावरफुल आदमी है, थर्ड मोस्ट पावरफुल आदमी। क्यों लोग कहते हैं मुझे नहीं मालूम। इस पूरे क्राइसिस में अगर पॉपुलरिटी हमारे यहाँ पावरफुल है, जो सब वही माना जाता है, सबसे ज्यादा मीडिया में दिखाई दिया, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में जो ज्यादा आ जाते हैं मीडिया में सबसे पहले दिखाई देते हैं, सबसे ज्यादा मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी, और उसके बाद दिखा देते हैं जयशंकर जी, हर बात में खड़े रहते हैं वहां पर। इसलिए आप इस क्राइसिस के दौरान जो आदमी सबसे ज्यादा आलोचना के घेरे में वो है जयशंकर, और ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए था उस तरीके से शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सच है? क्या आपको लगता है कि उनसे चूक हुई है? तो मैं कहूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर पहली बार आपने देखा होगा, जो बाबू रिटायर हुआ उसके दूसरे दिन आप 1 साल के बाद उसको कैबिनेट मिनिस्टर आपने बना दिया, जो हर सरकार में रहा था। आपने एटॉमिक एनर्जी डील जो हुई उसमें भी शामिल थे, उनके फादर जो थे वो सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्पेशलिस्ट गिने जाते थे। तो मैं तो ये कहूँगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो है, वो कम से कम 150 कंट्रीज विजिट कर चुके होंगे, और हर तीसरे दिन वो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं। मोस्टली ट्रेवल फॉरेन मिनिस्टर ये है कि पहले क्या होता था, फॉरेन मिनिस्टर अपने सिस्टम के थ्रू काम करते थे, और प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी अपने साथ हर जगह नहीं ले जाते थे, वो हर जगह जाते जाते इनके रहते हैं, क्योंकि उनके बहुत नज़दीक रहे हैं वो। उनको पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वहाँ से अमेरिका में एम्बेसडर थे, वहाँ से ला करके एकदम फॉरेन यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी बनाया, तो उनके ऊपर काफ़ी विश्वास है। परंतु उनके पास पॉलिटिकल इनपुट नहीं है, क्योंकि अमेरिका में बहुत काम किया है, चाइना में भी उन्होंने काम किया है, उनके फादर भी अमेरिकन, तो उनका लगता है सोचने का तरीका टोटली अपोलिटिकल है। और क्योंकि पर उनके शार्प है, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो नए राष्ट्रवादी बने हैं, जिस तरह का प्रयोग मैंने इनको बहुत बार भाषण पहले भी सुने हैं। इस तरह की भाषा पहले कभी नहीं बोलते थे वो आरएसएस की भाषा अंग्रेजी में अच्छी बोल लेते हैं,
वो तो उनको उसी में उनका लगता है सर्वाइवल उसी के अंदर है कि वो आरएसएस की भाषा अच्छी अंग्रेजी में बोलते हैं, डिप्लोमेटिक भाषा कभी नहीं बोलते। अभी आप सुना होगा स्वर्ण सिंह का नाम, कि स्वर्ण सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ा था वहां पर यूनाइटेड नेशन में, इतने घंटे बोले थे बिना कुछ बोले हुए। असली पॉलिटिकल लीडर ऐसा होता है डिप्लोमेसी के अंदर, जो सब कुछ बोल जाए पर लोगों को समझ नहीं आया क्या बोला है। परंतु शिवशंकर जी अटैक डायरेक्ट कर देते हैं। नॉट ए डिप्लोमेट। फॉरेन मिनिस्टर जो है, नॉन पॉलिटिकल आदमी को फॉरेन मिनिस्टर बनाना अपने आप में ऑप्टिमम डिसीजन नहीं है, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उनको बनाने के बाद नटवर सिंह भी बने थे फॉरेन मिनिस्टर काफी साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद, और पॉलिटिकल परिवार के साथ काफी साथ जुड़े हुए हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्टर जो है जिनका पॉलिटिकल बेस जीरो है, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग होगी 10 में से 1, उससे ज्यादा उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से कोई डायलॉग उनका होते हुए सुना नहीं है, सिर्फ पार्टी में मीटिंग की होता है। तो पॉलिटिकल इनपुट उनके पास है नहीं। एज ए ब्यूरोक्रेट वो सर्व कर चुके हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, उनको ट्रीट करते हैं लोग अभी भी बाबू की तरह। सवाल ये कि उनके पास पावर ऐसा, मोदी जी के पास हमेशा फॉरेन मिनिस्ट्री की डिसीजन मेकिंग मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के पास रही है, नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह तक। प्राइम मिनिस्टर ने बनाए अपने अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बनाए हैं, इंदिरा जी के पास भी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे। मेरे को लगता है कि अब पड़ोसी देश में से एक भी आपके साथ नहीं है। इसका कारण कौन है? क्योंकि अब जो विद्रोह करने लोग जा रहे हैं, सवाल उठता है कि पड़ोसी देश में कोई भी नहीं जा रहा, चाइना में भी कोई नहीं जा रहा। तो इसके पीछे लगता है किसी फेलियर किसकी है। अगर आपके साथ कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं नहीं समझता कि ये फेलियर है डिप्लोमेसी का। अपने आप चुप रहते हैं लोग, जिनको है चाइना की तरह है। परंतु ये मैं कहूँगा कि जितने वो एक्सपोज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल, उनके पास हमेशा वो जो फ्रिक्वेंट फ्लैट अगर रिकॉर्ड बना मिला जाएगा किसी को, तो सारे वर्ल्ड के अंदर उन्हीं को मिलेगा सबसे ज्यादा। घूमते रहते हैं 3 दिन। अब भी जब बाकी एमपी जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं। भाई जब आपने पॉलिटिकल डायलॉग खोला है तो ऑफिशियल डायलॉग करने की क्या जरूरत है? फॉरेन मिनिस्टर को क्या जाने की जरूरत है? अपना डिसीजन है उनका। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि जब आपने अपने साथ डेलीगेशन भेजते हैं, एक डेलीगेशन जर्मनी में भी आप जाएंगे, P5 के काफी सारे मेंबर्स के पास फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, कहने क्या जाएंगे आप? आपने बोल दिया सब कुछ। तो मैं कहूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर जो है डोमेस्टिक कंपल्शन, स्ट्रेटेजिक कंपल्शन, क्योंकि ये युद्ध था, यहाँ पर लड़ाई थी, इससे फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल तो नेगोशिएशन का था। ग्राउंड के अंदर नेगोशिएशन करें, कैसे मारा, किसको मारा, क्यों मारा, ये तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इसलिए पहली बार अच्छा डिसीजन हुआ कि आर्मी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाया गया, उससे फॉरेन सेक्रेटरी बैठा दिया। ये अपने आप में मैंने देखा सरप्राइज था कि फॉरेन मिनिस्टर का रोल आपने बता दिया कि फॉरेन मिनिस्ट्री इस सारे युद्ध में इन्वॉल्व थी। उनका काम तो ये नहीं है, क्योंकि लड़ाई जब हो रही है इसके अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग क्यों बैठे हैं बीच के अंदर? उनको क्या जवाब देना है कि हमने बंदूक चलाना, किस तरह मारना, ये बताया हमने क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं समझ आया। वो भी विदेश सचिव जो कि क्राइसिस के समय में उनको भूलने का सारी फॉरेन पूरी विदेश मंत्रालय को मॉनिटर करना, उसको इनपुट देने का काम विदेश सचिव का था, और वो पीआर का काम कर रहे थे। नहीं, वही विदेश सचिव जब आपकी स्ट्रेटेजिक लड़ाई चल रही है या जो भी कर रहे हैं, उसके ऊपर डिफेंस फोर्सेस के लोगों को ब्रीफ करना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री पहली बार ब्रीफिंग कर रहे थे मीडिया की भी। अब वो स्ट्रेटेजिक डिटेल उनको पता होगी, अगर पता होगी तो बता नहीं सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल चीजें होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको बताना होता है सब जगह, रात को फोन करके कि हम अटैक करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो परंतु मेरे को ये लगता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ऊपर, इसलिए कह रहा हूँ जयशंकर जी के ऊपर हो गए, क्योंकि इसको, इस सारे झगड़े को, इंडो पाकिस्तान को आपने डिप्लोमेसी के साथ जोड़ दिया। जबकि बोलना होना ये थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर रोज मीटिंग कर रहे थे, राजनाथ जी भी रोज जाते थे वहां पर, परंतु राजनाथ जी ज्यादा बोलते नहीं। उन्होंने जब भी कहा 1-2 सेंटेंस के अलावा वैसे ही नहीं बोलते वो, अटल जी से भी कम बोलते। तो जब राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना चाहिए था, हर जगह उनको बोलना चाहिए था, पर वो नहीं बोले। होम मिनिस्टर ने भी कहीं इस बारे में कोई बातचीत नहीं की, अपनी मीटिंग से चुपचाप करते रहे। तो एक्सटर्नल अफेयर्स को आगे रख करके इसलिए ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि आपके साथ नेबर्स क्यों नहीं है। अगर वो नहीं बोलते ये सवाल नहीं उठता। जब आपने फॉरेन मिनिस्टर को आगे कर लिया कि नेबर्स आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए, अगर आपने फॉरेन मिनिस्टर को आगे नहीं किया, अपना फेस नहीं बनाया होता, तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं होता क्यों लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं हुए। कि आपने लड़ाई करते तो मिलिट्री के लिए जवाब देते कि हमने मिलिट्री के लिए विक्ट्री की है। तो मेरे को जो आपने सवाल उठाया है कि डिप्लोमेटिकली उनकी भाषा अच्छी है, बोलते अच्छे हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं,
परंतु वो अपनी बात को पॉलिटिकल भाषा प्रयोग नहीं करते जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। वो लोकल पॉलिटिक्स की बात के प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी एक आर्टिकल लगा था जिसके ऊपर काफी लोग नाराज हो गए थे। मैंने कहा जयशंकर जो हैं वो एक अच्छे बाबू थे, फाइल अच्छी चलाते थे, अच्छा बोलते हैं, परंतु इंटरनेशनल लेवल पे डायलॉग करने की कैपेसिटी उनमें नहीं है। इसलिए जो भी आज लग रहा है उसका ठीकरा उनके माथे पर बढ़ रहा है। ये एक गलती है स्ट्रेटेजिकली, परंतु जयशंकर जी इस युद्ध के अंदर उनका रोल नहीं था, उनको आगे नहीं आना चाहिए था, इसलिए वो खुद जिम्मेवार हैं अपने आप को बदनाम करने के लिए। आपसे आखिरी सवाल, अगर हम पूरे सिनेरियो को हम देखें तो कई गहरे सवाल हैं। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान अब भारत में आतंकवादी हमले नहीं करेगा? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत और कश्मीर के मसले का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, और भारत हमेशा कहता रहा कि हमारे मामलों में तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अगर टोटालिटी में देखें तो भारत को क्या गेन हुआ है और भारत को क्या नुकसान हुआ है? नहीं, गेन में आपके पहले गेन करके अगर चलें कि प्लस पॉइंट की पहली बार ये हुआ कि उन्होंने उनके ठिकाने समाप्त कर दिए और वो विजुअली भी अवेलेबल है, सब चीजें जिसको डिनाई किसी ने किया। इतने बड़े महंगे प्रहार किए उनके ऊपर कि अगर उनके ये सब लोग 100 लोग मार दिए, जिसमें जिस तरह के नाम आ रहे हैं, उनको अगर मार लिए तो टेररिस्टों को दोबारा खड़े होने में काफी टाइम लगेगा। और ये लगता है कि भारत इसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा और महंगा इससे ज्यादा पड़ सकता है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह देश इकट्ठा हुआ है। तो फायदा इसका ये हुआ है कि पाकिस्तान एक डरा हुआ देश है, झुका हुआ देश है, ये एक परसेप्शन जरूर क्रिएट हुआ है। उसको चाइना की अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी, कि सबको पता है कि चाइना कितने तक करेगा, चाइना की मार्केट भी इंडिया में है, चाइना के जितने अगर नुकसान इंडिया इकोनॉमिकली हो सकता है, चाइना को कि अमेरिका वैसे ही तंग कर रहा है, हम लोगों ने भी अगर मार्केट उनकी बंद कर दी पूरी, तो चाइना का ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है। तो हमारे को लगता है कि गेन ये है कि टेररिस्ट जो अभी पकड़े नहीं गए, 4 पकड़े जाएंगे जिस दिन पता लगे कि प्रॉब्लम यही है कि इस वक्त हम प्रूव करने में ये परेशानी होगी। ये 4 लोग जो आए थे, पाकिस्तान का स्टैंड क्या होने वाला है कि हमने तो किया नहीं, क्या एविडेंस था? क्या कोई होंगे टेररिस्ट घूमते रहते हैं, लश्कर तो हुआ कहीं से अफगानिस्तान से आएंगे या कहीं और से आए थे, हमने नहीं किया। पर ये तो सच है कि पाकिस्तान में लोग रहते थे, उनको खिलाया पिलाया जाता था, उसामा भी वहीं रहता था। तो पाकिस्तान जो है अब उनको ओपनली सपोर्ट करने के लिए थोड़ी उसको परेशानी जरूर होगी। जैसे IMF ने कंडीशन लगा दिया कि हमारे को लगता है इसका मिसयूज हो सकता है पैसे का, तो वहां पर तो एकदम पाकिस्तान इज फेल्ड स्टेट, वहां पर कुछ है नहीं, आर्मी के अलावा कुछ नहीं है वहां पर, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं बन रहा और काम खत्म हो जाए। तो मेरे को लगता है कि फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान कमजोर हुआ है एकदम, और हिंदुस्तान की कैपेसिटी जो है उनको समझ में आ गई है, हम कभी भी उनको ऊपर कहीं भी अपनी मर्जी से अटैक कर सकते हैं। तो ये फायदा तो हुआ है हमारा। और दूसरा यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी हमारे यहाँ हुई है जो पहले कभी नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा समझना चाहिए और बीजेपी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म सहन करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के आगे सामने अभी थ्रेट कोई नहीं है, अभी इलेक्शन भी कोई नहीं है, थ्रेट भी कोई नहीं है, 1-2 स्टेट के अंदर इलेक्शन जो हो सकता है। तो तीसरी बात आपने ये पूछी है कि इंटरनेशनलाइजेशन होता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट देने से इंटरनेशनलाइज नहीं हो जाता ये इशू। अगर हिंदुस्तान जैसे मोदी जी ने कहा बातचीत केवल अब होगी कश्मीर के ऊपर और टेरर के ऊपर, उसके ऊपर ये टिके रहेंगे, मेरे को लगता है ये मोदी सरकार तो कम से कम टिकी रहेगी। तो मेरे को लगता है आगे जाकर के किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान टेररिस्टों को जगह नहीं दे। कि आपने देखा, आपने एक तरफ स्ट्रेटेजी शुरू कर दिया कि आप तालिबान से भी बात कर रहे हैं, जिसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से हमारे लोग बात कर रहे हैं। तो तालिब वहीं से आते थे, टेररिस्ट तो उसी तरीके से आते हैं ना, वहीं से टेंड होते हैं। अफगानिस्तान के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो आप क्लोज कर रहे हैं कि जहाँ टेररिस्ट बन सकते थे, जहाँ से आ सकते थे, उनको आप उस सेंटर को कंट्रोल कर लें। तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना, कि चाइना तो टेररिस्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो तो आपको तैयारी दे सकता है कि उनके यहाँ भी मुस्लिम टेररिस्ट हैं, उन्होंने उनको कंटेन कर लिया एकदम वहां पर जाकर के। तो मेरे को आज के राउंड 1 के अंदर पाकिस्तान पहले से मुकाबले में, इंटरनेशनल रेपुटेशन में, इंटरनेशनल स्टैंडिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है। बिलावल को भेजा है उन्होंने, पर बिलावल उस मुकाबले में क्या करेंगे, हमारे लोग भी क्या करेंगे दूसरी बात है, पर हमारे लोग कम से कम ऑप्टिक्स के मामले में थोड़ा क्रिएट कर पाएंगे इंप्रेशन, क्योंकि भारत एक इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, उसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमारी GDP जो है उस हिसाब से बढ़ रही है, हालांकि पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं, परंतु 4th लार्जेस्ट ट्रिलियन इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लोग हर एक को मार्केट चाहिए, टूरिस्ट हमारे हर जगह जाते हैं। अब देखिए मालदीव नीचे आ गया ना, हमने टूरिस्ट जाने बंद कर दिए तो फिर संभल गया। इस तरह आप देखते हैं बाकू लोग जाना बंद कर दिया, बाकू के आधे होटल बंद हो गए।
तो लगता है कि इकोनॉमिक जो हमारी पावर है, सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक पावर है, उसका प्रयोग अगर मोदी जी और पार्टियां करते हैं तो पाकिस्तान की ताकत जो है बहुत कम होगी, वो अपने देश के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, हमारे ऊपर तवज्जो देंगे। मेरे को लगता है ये होने वाला है। बिल्कुल। जैसा प्रभु ने कहा, बहुत विस्तार से चीजों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को चीजें बहुत समझ में आई होंगी। लेकिन ये अद्भुत विडंबना की बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच में तो सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर होते ही सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। तो गोलियां वहां नहीं चल रही, गोलियां अब यहाँ एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कम से कम यहाँ थोड़ी सी एक दूसरे की सहमति बने, एक दूसरे का सम्मान करना अगर सीख जाए। बॉर्डर पे सीज फायर बंद हो गया, हिंदुस्तान में शुरू हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।